नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती सेठी, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान, डॉक्टर खूबचंद बघेल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। छात्राओं, आज हम बीएससी होम साइंस पार्ट 3 के पेपर न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 3 के टॉपिक प्रोटीन विषय पर चर्चा करेंगे। छात्राओं, आप प्रथम वर्ष में भी बेसिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत प्रोटीन पर विषय को पढ़ चुकी हैं, किंतु न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में हम इनके रासायनिक संगठन, गुण, विभिन्न चयापचय संबंधी क्रियाएं और चयापचय में होने वाली एनर्जी एक्सचेंज, रोगों के निदान में इनकी भूमिका इत्यादि विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रोटीन जो है एक ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है, अर्थात प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है जो कि सभी जीवित पदार्थों में पाए जाते हैं और जल अपघटन करने पर अल्फा अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। प्रोटीन यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 16% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। प्रोटीन की जो कभी कभी प्रोटीन्स में सल्फर, कॉपर, फास्फोरस और जिंक इत्यादि भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की सरलतम इकाई अमीनो एसिड होते हैं और यह इसकी संरचनात्मक इकाई भी है। अमीनो अम्ल जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन यह सभी जीवित कोशिकाओं के आवश्यक घटक होते हैं और वनस्पति एवं प्राणी जगत में पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसा कि अपन फिगर में देख रहे हैं, अमीनो एसिड को दिखाया गया है, जिसमें कि सभी प्रोटीन्स में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और इसकी संरचना आप देख रहे हैं कि इसमें एक अमीनो ग्रुप पाया जाता है NH2, जिसे देख रहे हैं आप चित्र में। दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है COOH और R जो है वो अल्काइल समूह होता है। तो all proteins consist of a sequence of amino acids which are compound containing amino group, NH2 group and carboxylic group. सभी अमीनो एसिड्स एक जनरल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो कि अपन देख रहे हैं चित्र में, तथा इसमें जो एक R है वो एक साइड चेन होती है जो कि वेरिएबल फैक्टर होता है, जो कि एक अमीनो एसिड्स में से दूसरे अमीनो एसिड में अलग होती है और इसके कारण उनमें विशिष्ट गुण देखे जाते हैं। सामान्यतः 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स के बारे में जानकारी प्राप्त है और बहुत ही रिसेंटली 2 और अमीनो एसिड के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है जो कि प्रोटीन में पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं। प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड के जुड़ने से होता है और ये अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जुड़ जाता है। फिर से आपको क्लियर कर रही हूं मैं कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह COOH दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो समूह से NH2 जुड़ जाता है और इस प्रक्रिया में पानी का एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और जो पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है ये देख रहे हैं आप CONH। तो इस तरह से पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन
होता है और जिसे हम CONH ब्रिज कहते हैं। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, रिजिड एंड प्लानर, अनचार्ज बट पोलर होते हैं। इसके बाद हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है, पहला उसे हम उसकी आकृति के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। शेप के आधार पर प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है और उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं फाइब्रस प्रोटीन जिन्हें हम रेशेदार प्रोटीन्स कहते हैं और दूसरे होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जिन्हें हम गोलिकामय प्रोटीन्स कहते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं ये मिनिमम इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी देखी जाती है और ये लंबे सूत्रवत अणु आपस में रेशे बनाते हैं जो कि बहुत ही कुंडलित पेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं। ये प्रोटीन जंतु ऊतकों के प्रमुख रचनात्मक पदार्थों का कार्य करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इसलिए इन्हें कहते हैं। रेशेदार प्रोटीन त्वचा में, बाल में, नख में, सींग में, ऊन में, परों में पाए जाते हैं। इनके कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन है। कोलेजन जो कि हमारे शरीर में संयोजी ऊतकों में पाई जाने वाली प्रोटीन है, इलास्टिन जो कि टेंडन्स और आर्टरीज में पाए जाते हैं, केराटिन जो कि नाखूनों में, खुर में, बालों में, ऊन में पाया जाता है। के अलावा एक और फाइब्रस प्रोटीन है जो है ओजीन। ओसीन जो है दांतों और हड्डियों में भी मिलता है। नेक्स्ट जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिन्हें हम गोलिकामय प्रोटीन के नाम से जानते हैं या हिंदी में उन्हें गोलिकामय प्रोटीन कहते हैं। ये गोलीय आकार के होते हैं और इजीली सॉल्युबल रहते हैं। जल में, अम्लों में, क्षारों में इजीली सॉल्युबल होते हैं और हमारे शरीर में डायनेमिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इनके सामान्य जो उदाहरण हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और बहुत से जो एंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन इत्यादि, ये सभी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पर यदि करें तो इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है न्यूट्रिशनली रिच या जिसे हम कंप्लीट प्रोटीन के नाम से जानते हैं या फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी कहलाते हैं, जिनमें कि सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स सही अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे कि अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन है, दूध में पाया जाने वाला केजीन है। दूसरा होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन या जिन्हें आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन भी कहा जाता है। ये इनमें एक एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होती है। जैसे कि जो वेजिटेरियंस होते हैं जिनमें कि वेजिटेबल सोर्सेज से जो प्राप्त प्रोटीन्स होते हैं जैसे पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, इनमें कोई ना कोई एक आवश्यक अमीनो एसिड, जैसे दालों में मिथियोनिन कम होता है, सीरियल्स में लाइसिन की कमी पाई जाती है। इसकी तीसरी जो क्लास है दैट इज पुअर प्रोटीन। इनमें बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होती है। इसका उदाहरण है मक्के का जीन जिसमें कि ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की कमी देखी जाती है। इसके पश्चात प्रोटीन का जो वर्गीकरण है वो कॉम्पोजिशन के आधार पर किया गया है। कॉम्पोजिशन के आधार पर यदि हम देखें तो पहला होता है सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन, जिनसे हमें केवल अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है और इसमें कोई भी दूसरे अन्य नॉन प्रोटीन समूह नहीं पाए जाते हैं। दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जिसके अंतर्गत प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं हीमोग्लोबिन जो कि लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, जिसमें हीम, आयरन मेटल और ग्लोबिन प्रोटीन जुड़े होते हैं। तीसरी जो वर्ग है डिराइव्ड प्रोटीन के नाम से जानी जाती है, जिसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के द्वारा
इनकी प्राप्ति होती है। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी डिराइव्ड और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंपल प्रोटीन, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे। तो सिंपल प्रोटीन्स के अंतर्गत जो आते हैं, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन्स हैं, ग्लूटेलिन्स हैं, प्रोलामिन, प्रोटामिन्स, हिस्टोन्स, इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कि एल्ब्यूमिन जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं और ऊष्मा के द्वारा जम जाते हैं, जिसका उदाहरण है अंडे का एग एल्ब्यूमिन, लैक्ट एल्ब्यूमिन ऑफ मिल्क। ग्लोब्यूलिन जो है पानी में अघुलनशील होते हैं, परंतु डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशंस में ये घुल जाते हैं। अंडे के पीले भाग में ओवोग्लोब्यूलिन पाया जाता है। उसके बाद ग्लूटेलिन्स के बारे में देखें तो ये भी पानी में अघुलनशील होते हैं, परंतु सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड्स एंड अल्कली। इनके उदाहरण है गेहूं का ग्लूटेनिन और चावल का ओरिजिनिन। नेक्स्ट है प्रोलामिन्स। प्रोलामिन्स जो है पानी में अघुलनशील होते हैं, परंतु 70% अल्कोहल में घुल जाते हैं। इनका उदाहरण है गेहूं का ग्लाइडिन और मक्के का जीन प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटामिन्स। प्रोटामिन्स जो होते हैं ये सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स एंड अल्कलीज, और इसका उदाहरण जो है वो है कुछ मछलियों के स्पर्म में पाए जाते हैं। और इसका लास्ट है हिस्टोन्स। सिंपल प्रोटीन्स का लास्ट है हिस्टोन्स, जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, जल अपघटन करने पर आर्जिनिन और लाइसिन देते हैं, गर्म करने पर शीघ्रता से स्कंदित नहीं होते। इसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, या जिन्हें संयुग्मित प्रोटीन्स भी कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन समूह, जिसे कि प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, जुड़ा होता है। इसके अंतर्गत पहला आता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जिनमें सिंपल प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड्स जुड़े होते हैं। इसका उदाहरण है न्यूक्लियोहिस्टोन्स। दूसरा है लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स, इनमें लेसिथिन तथा सिफेलिन प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है। इसका उदाहरण है दूध, रक्त, अंडे की जर्दी इत्यादि में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोप्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन जिनमें फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। दूध का केजीन प्रोटीन है, अंडे के पीले भाग का बेटालिन है, इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट होता है क्रोमोप्रोटीन्स। इनमें साधारण प्रोटीन रंगीन प्रोस्थेटिक ग्रुप से जुड़े होते हैं, जिसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन। साधारण प्रोटीन ग्लोबिन आयरन युक्त रंगीन पिगमेंट हीम से जुड़ा होता है। नेक्स्ट होता है फ्लेवोप्रोटीन्स। फ्लेवोप्रोटीन्स में जो प्रोस्थेटिक समूह है वो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड राइबोफ्लेविन से के हैं जो, तो ये फ्लेवोप्रोटीन्स एंजाइम की तरह कार्य करते हैं और ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट होता है मेटेलोप्रोटीन्स। कई एंजाइम्स प्रोटीन में धातु उपस्थित होती है, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है। ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन में आयरन उपस्थित होता है। सेरियोलोप्लाज्मिन, जिसमें कॉपर पाया जाता है, फेरिटिन, जिसमें आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। इनका प्रोस्थेटिक समूह कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका उदाहरण है अंडों में ग्लोब्यूलिन, लार में म्यूसिन, ये सभी ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स वे होते हैं जो कि सरल और संयुग्मी प्रोटीन से हमें प्राप्त होते हैं। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स के अंतर्गत पहला आता है प्रोटीन्स। ये प्रोटीन पानी, तनु अम्ल और एंजाइम की प्रारंभिक क्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन से जो हमें फाइब्रिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट होता है मेटा प्रोटीन।
ये अम्ल और क्षार की प्रोटीन पर और आगे जब हम क्रिया करते हैं तो इनकी प्राप्ति होती है। एसिड एंड अल्कली एल्ब्यूमिनेट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट होता है स्कंदित प्रोटीन्स। ये अघुलनशील प्रोटीन होते हैं जो कि प्राकृतिक प्रोटीन पर ताप तथा अल्कोहल की क्रिया से बनते हैं। इनका उदाहरण है पका हुआ अंडा, पका हुआ मांस या कुक्ड मीट। इसका दूसरी जो क्लास है डिराइव्ड प्रोटीन की, दैट इज सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स के अंतर्गत आता है प्रोटियोजिस। ये प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, ताप द्वारा स्कंदित नहीं होते और ये अमोनियम सल्फेट द्वारा संतृप्त करने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेप्टोन्स। ये भी प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, परंतु इनकी रचना प्रोटियोजिस की अपेक्षा अधिक सरल होती है। अमोनियम सल्फेट और द्वारा संतृप्त करने पर इनका अवक्षेपण नहीं होता। पेप्टाइड्स, इनमें कुछ अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं जो कि पेप्टाइड बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं और अमीनो एसिड की संख्या के आधार पर हम इनको नामकरण करते हैं। जैसे कि 2 अमीनो अम्ल होने पर हम उसे डाइपेप्टाइड कह सकते हैं या कहते हैं, 3 होने पर ट्राइपेप्टाइड, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। इसके बाद अब हम प्रोटीन की संरचना के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन का जो संरचना है जिसमें कि विभिन्न अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये 4 तरह से या 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक, जिसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, द्वितीयक जिसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, तृतीयक और चतुर्थक अर्थात टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। इसको यदि हम देखें तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल एक लीनियर सीक्वेंस में तथा डाइपेप्टाइड बॉन्ड को संभावित उपस्थिति से प्रोटीन की प्राथमिक रचना का निर्माण होता है। जो सबसे छोटी पेप्टाइड, शॉर्टेस्ट पेप्टाइड में 20 से लेकर 100 अमीनो एसिड्स तक पाए जाते हैं, जिसका उदाहरण है ग्लूकागॉन्स। Most of the proteins have 100 to 150 amino acids. Some rare chains may have up to 1000 amino acids. अमीनो एसिड्स के जो नंबर है और जो सीक्वेंस है उसमें स्पेसिफिसिटी अर्थात विशिष्टता पाई जाती है। अर्थात हमारे ब्रेन में जो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस से जिसकी रचना हो रही है, जो टिश्यूज बन रहे हैं, वो सेम नहीं होंगे। अगर लिवर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें अलग तरह के प्रोटीन होंगे, ब्रेन में अलग होंगे, हार्ट में अलग होंगे। तो एंड में डिस्टर्बेंस इन दीज वुड क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन। यदि अमीनो एसिड की सीक्वेंस में किसी भी तरह की गड़बड़ी या उनकी सीक्वेंस बदलती है तो उसके कारण जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है सिंगल रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड विथ वैलिन इन पोजीशन 6 ऑफ हीमोग्लोबिन। यदि हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें 6वीं पोजीशन पर यदि ग्लूटामिक एसिड को वैलिन से रिप्लेस हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो हीमोग्लोबिन है उसकी विशिष्टताओं में या उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप सिकल सेल एनीमिया देखा जाता है। इसके बाद यदि हम इसके द्वितीयक स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे तो इट रिफर्स टू 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एटम्स ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। पॉलीपेप्टाइड रेखिक श्रृंखला का आकार एक मुड़े हुए रिबन के समान हो जाता है और ये विशिष्ट आकार जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बनाया जाता है। और ये अमीनो अम्ल जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में दूर दूर होते हैं वो अब एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर को यदि आप देखेंगे तो इसमें
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में विशेष प्रकार के लूप्स आ जाते हैं, मोड़ आ जाते हैं, और ये जो लूप्स या जो मोड़ या बैंड्स बनते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स की उपस्थिति के कारण बनते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के संबंध में बहुत से प्रोटीन्स, विशेष रूप से एंजाइम्स, consist of several peptide chains linked by disulfide bonds. यदि प्रोटीन की रचना में दो या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हो तो वे परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा संयोजित न होकर किन्हीं अन्य शक्तियों द्वारा संयोजित रहती हैं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के अमीनो अम्ल के मध्य बनते हैं। The most studied protein of this class is hemoglobin that consists of, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ग है वो है हीमोग्लोबिन, जिसमें कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, जो कि एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसके पश्चात हम प्रोटीन के कार्यों को देखेंगे। प्रोटीन का प्रमुख कार्य होता है हमारे शरीर में टूटे फूटे कोशों की मरम्मत करना, नए कोशिकाओं का निर्माण करना, ऊतकों का निर्माण करना। इसके साथ साथ प्रोटीन हमें एनर्जी देने का काम भी करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है। प्रोटीन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इन्वॉल्व इन डिफेंडिंग द बॉडी फ्रॉम एंटीजेंस। हमारे शरीर में जैसे ही कोई बाहरी तत्व प्रवेश करता है उससे लड़ने के लिए प्रोटीन के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, और ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करती हैं, जिससे कि हमारा शरीर बीमारियों से सुरक्षित रहता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, गति के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि मांसपेशियों में पाए जाते हैं। एक्टिन है, मायोसिन है, ये सभी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के अंतर्गत आते हैं। एंजाइम्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन्स के द्वारा एंजाइम्स का निर्माण होता है, तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। एंजाइम्स, दे आर प्रोटीन दैट फैसिलिटेट बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एक कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं और रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। हार्मोनल प्रोटीन को देखें यदि हम, तो दे आर मैसेंजर प्रोटीन, हार्मोन्स जो कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को कोऑर्डिनेट करने का कार्य, विभिन्न एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। इसका उदाहरण है इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है। इसके पश्चात प्रोटीन जो हमारे शरीर के स्ट्रक्चरल संरचनात्मक घटक हैं, दे आर फाइब्रस, स्ट्रिंगी एंड प्रोवाइड सपोर्ट। केराटिन है, कोलेजन है, जैसा हमने पहले वर्गीकरण में भी पढ़ा था। स्टोरेज प्रोटीन, फर्स्ट स्टोर अमीनो एसिड, एग्जाम्पल इंक्लूड केजीन, फेरिटिन, इट स्टोर्स अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के रूप में स्टोर होते हैं, जैसे कि केजीन, फेरिटिन इत्यादि। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, दे आर कैरियर प्रोटीन्स, अर्थात परिवहन के कार्यों में मदद करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम्स आते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो कि जीन्स के प्रमुख घटक होते हैं तथा इनका प्रमुख कार्य जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना होता है। यहाँ पर अपन ये फिगर देख रहे हैं। इस फिगर के माध्यम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि प्रोटीन हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों में किस प्रकार से मदद करता है, जैसे कि ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में,
मैसेंजर की तरह कार्य करता है, हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है, हमारे शरीर की रचना करता है, प्रॉपर पीएच को बनाने में मदद करता है, फ्लूइड का बैलेंस बनाता है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड एनर्जी और हमारी इम्यून हेल्थ, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि प्रोटीन जो कि हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्रोटीन नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण अलग होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति उसे कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग करती है। तो आज हमने प्रोटीन की प्रमुख पॉइंट्स जो आपको पढ़ना था, डेफिनेशन है, कॉम्पोजिशन है, उसका फंक्शंस हैं, उसके क्लासिफिकेशन है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।